तो हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर। सबसे पहले कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके ऊपर एरो लगा के, और अगर कभी मैं ए लिख दूंगा तो उसे हम स्केलर बोलने वाले हैं। तो दिस एरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके पास दो चीजें होती है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास। सबसे पहला मैग्नीट्यूड प्लस दूसरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन। दो चीजें होने वाली है किसी भी वेक्टर के पास। और साथ ही साथ अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल बताऊं तो होते हैं फोर्स, वेलोसिटी, और कोई याद है, डिस्प्लेसमेंट, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे मोमेंटम, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे होते हैं ऐसे एग्जांपल। दो तीन याद रख लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को जब उसके पास दो चीजें हैं तो उनको भी तो लिखना होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कभी भी अगर हमें मैग्नीट्यूड लिखना हो तो या तो सिर्फ ए लिख दो, और साथ में डायरेक्शन के लिए हमेशा उसके ऊपर एक ऐसी कैप आ जाती, बस इतना ध्यान रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन और साथ में मैंने बोल दिया आई कैप, तो आई कैप का मतलब होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी डायरेक्शन को, और ये क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू बता रहा होगा फोर्स की कितनी है। समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, ऐसा ही कुछ हम यहां भी करने वाले हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, और इसका और भी नाम होता है जिसके भी ऊपर कैप लगी हो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ध्यान रखेंगे इस चीज को आगे से। अगर हम ग्राफ में देखना चाहें तो किसी भी वेक्टर को किसी एरो से भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं कभी भी एक ऐसा बॉक्स बना दूं और उसमें ऐसा लिखूं कि इस पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा, तो अगर तुम देख पा रहे हो तो इस एरो के पास एक तो मैग्नीट्यूड मतलब इसकी एक लेंथ है ना, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी तो है, राइट साइड में लग रहा है। और इस एरो में और इस एरो में क्या फर्क लग रहा है बता सकते हो? दोनों ही 2-2 न्यूटन के हैं। फर्क क्या है, डायरेक्शन का। एक राइट साइड पे है और एक लेफ्ट साइड पे है, तो डायरेक्शन का फर्क है। अगर मैं इसके साथ डायरेक्शन को नाम दे दूं खुद से ही आर कैप, तो इसको क्या नाम देना होगा, गैस कर सकते? अगर इधर की डायरेक्शन है आर कैप तो इधर की डायरेक्शन को माइनस आर कैप नाम दे देंगे। जैसे तुमने सुना होगा एक्स एक्सिस में राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स। वैसे ही राइट साइड को मैंने आर कैप नाम दिया तो लेफ्ट साइड माइनस आर कैप नाम देना। जब भी किसी चीज, कोई भी एक वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके ऊपर कैप लगानी जरूरी है, बस ये चीज का ध्यान रखना। तो ये हमारे पास नोटेशन होने वाली है। इसके अलावा कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड के लिए कभी कभी ऐसा सिंबल भी यूज कर लिया जाता है। जीरो फर्क है इसमें और इस, कुछ भी फर्क नहीं, बस रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल हम आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ये दोनों आर ही तो है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, बस वैसा ही ये भी है। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद एक और बेसिक चीज पे चलते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी, अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस की बात करें, वैसे तुमने आज से पहले एक्स और वाई एक्सिस के बारे में ही सुना होगा, बट एक जेड एक्सिस भी होती है। अगर ये रही एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और अगर मैंने बोल दिया कि यहां पे अगर तुम खड़े हो एक समय पे और तुम्हें जाना है 2 मीटर्स, तो 2 मीटर किस डायरेक्शन में जाओगे, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, या फिर दोनों को एक्सिस के बीच में कहीं पे भी जा सकते हैं ना। इसका मतलब है मुझे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बतानी होगी। अगर एक्स की तरफ जाना है तो एक डायरेक्शन बतानी होगी, वाई की तरफ जाना है तो एक डायरेक्शन बतानी होगी। आज के बाद में एक्स की डायरेक्शन बताने के लिए यूज करूंगा आई कैप। अगर मैंने आज के बाद कभी भी लिखा ना 2 आई कैप, तुम एकदम समझ जाओगे बात हो रही है एक्स एक्सिस की। और अगर मैंने लिखा -2 आई कैप, उसका मीनिंग क्या होगा, अगर इधर की साइड एक्स एक्सिस है तो इधर कौन सी होगी, माइनस एक्स एक्सिस, इसलिए माइनस का साइन लगा दूंगा अगर मैं कभी भी, तो उसका मतलब पीछे जाना। 2 जे कैप अगर मैंने लिख दिया, यहां के लिए आई कैप सोचा है मैंने डायरेक्शन, और यहाँ पे जे कैप। कभी भी किसी चीज के ऊपर, किसी भी सिंबल के ऊपर कैप लगा दो तो वो सिर्फ क्या बताती है, डायरेक्शन। आई कैप बताएगा एक्स की डायरेक्शन, जे कैप बताएगा वाई की डायरेक्शन। तो ये 2 जे कैप का मतलब होगा अगर तुम यहां पे हो तो तुम्हें कहां जाना है, वाई एक्सिस की तरफ, और कितना जाना है, 2। ये बताता है हमें मैग्नीट्यूड और ये बताता है डायरेक्शन। कितना जाना है ये बताएगा, और कहां जाना है ये साथ वाला जिसके ऊपर कैप लगाई होती है। क्लियर है यहां तक? और एक थर्ड एक्सिस भी होती है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए हमारे पास एक और डायरेक्शन के लिए चूज करना था, तो हम चूज कर रहे हैं के कैप। तो आज के बाद हमारे पास 3 वेक्टर्स हो गए, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इनका काम एक ही है, विच इज डायरेक्शन बताना। एक्स आई कैप बताता है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक और बात ध्यान रखते हैं, इनका कंबाइन एक और भी नाम होता है, जिसके भी ऊपर कैप लगा दो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। हमने अभी तक क्या किया एक बार समरी बता देता हूं। कोई भी अगर दो क्वांटिटीज हैं ए
और बी। इसमें से कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है नहीं बता पा रहे थे, तो हमने क्या किया, जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर एक एरो लगा दे, बस इतना सा है। जो वेक्टर जिसके ऊपर एरो नहीं लगा होगा मतलब वो क्या है, वो स्केलर होएगा। एज सिंपल एज दैट, देखते ही बता देंगे हम वेक्टर और स्केलर के बीच का डिफरेंस। समझ आ रहा है? ठीक। और किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के लिए हम सिर्फ ए लिख देंगे, मतलब ये जो अभी मैंने रब कर दिया बट यहां लिखा था ना 2i कैप, इसमें ये जो 2 है ये मैग्नीट्यूड, और दूसरा इसके पास क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हम ए कैप यूज करने वाले। समझ आ गया? ऐसे ही बी वेक्टर, अगर ये बी वेक्टर होता इसको भी कैसे लिख सकते थे, पहले मैग्नीट्यूड और फिर डायरेक्ट, बस ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुम्हें बोला 2 न्यूटन ईस्ट की डायरेक्शन में, तो वो 2 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड, और वो ईस्ट की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये कैप वाली चीज होगी। समझ गए थोड़ा सा? उसके बाद ये जो मैंने तीन चीजें बताई इन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स। इनके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं कि यूनिट वेक्टर्स होते क्या हैं। जब भी मैं आज के बाद वर्ड बोलने वाला हूं यूनिट वेक्टर और मैंने लिख दिया 2i कैप, तो ध्यान रखेंगे इस i कैप का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, सिंगल इसका काम है डायरेक्शन बताना। इसकी खुद की वैल्यू होती है 1। समझ पा रहे हो? अगर मैंने कभी भी लिखा है 2i कैप तो इसकी खुद की वैल्यू है 1, तो ये आई कैप करता क्या है, फिर सिर्फ डायरेक्शन बता। समझ गए? तो ये एक्चुअल में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर वैल्यू देखो। लेकिन आई कैप का मतलब होगा ये सिंबल हो गया, फॉर एग्जांपल हमारे एक्स की डायरेक्शन बताएगा। लेकिन चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी जब मैं एक बार कंबाइन करके लिखूंगा आई जे के को। उससे पहले ये बताएगा डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन इसका खुद का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड के लिए दो सिंबल होते हैं, या तो तुम कुछ भी एरो वगैरह ना लगाओ, और दूसरा क्या सिंबल होता है, आई कैप लिख के दो लाइनें लगा दो। ये बताया मैंने सिंबल, या तो कुछ भी मत लिखो या उसके ऊपर दो ऐसे लाइंस लगा दो। कितनी होता है कितना होता है आई कैप का मैग्नीट्यूड 1। याद रखेंगे इस चीज। मतलब अगर मैं तुमसे पूछ लूं आई कैप की वैल्यू कितनी होती है, जे कैप की वैल्यू कितनी होती है, के कैप की 1 ही होती। सिर्फ ये तीन ही नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। अगर मैंने ए कैप लिखा और उसकी वैल्यू पूछूं तो कितनी आएगी, 1 ही आने वाली है हमेशा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख। अगर मैं कभी भी लिख दूं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, क्या अब बता सकते हो इसका मीनिंग? 2 जाना है एक्स की डायरेक्शन में, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख देता तो इसका क्या मतलब होता? इस डायग्राम में अगर हम आए तो पहले 2i कैप का मतलब 2 जाना है एक्स की डायरेक्शन में, उसके बाद 3 जाना है किस डायरेक्शन में, वाई। वाई कहां होता है, वो तो ऊपर होता है। तो यहां पहुंच गए, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये जो एरो दिख रहा है ना, यही है ए वेक्टर। समझ गए? अगर मैं ऐसा लिखता कभी भी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप, तो इसका मतलब क्या हो, बस एक एग्जांपल करते हैं उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, 2i कैप माइनस 2j कैप, इसका मतलब 2 जाना है एक्स एक्सिस की तरफ, पहुंच गए। उसके बाद नीचे जाना है या ऊपर, नीचे की तरफ जाना है, फिर से 2। नीचे क्यों जा रहे हैं बाय द वे, माइनस साइन की वजह से। आ गया वेक्टर। स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो, उसे ही हम वेक्टर बोलते हैं डायग्राम में। थोड़ा सा समझ आया? अब हमने वेक्टर के बारे में समझ लिया, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बात समझ ली। कोई भी यूनिट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बस इसका एक फॉर्मूला और लिखते हैं तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। किसी भी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यहां से मैं लिख, क्या बन जाएगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस फॉर्मूला में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वहीं से लिखा है, कुछ न्यू नहीं किया मैंने। यहां से ए कैप की वैल्यू बन जाएगी ए वेक्टर डिवाइड बाय ए। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। भाई तुम फोन में कुछ कर रही हो? आई होप सो। बाकी को मत परेशान करना, ठीक है? यहां तक क्लियर है? ठीक। एक मैंने वर्ड बोला था यूनिट वेक्टर और एक मैग्नीट्यूड। इस पे वापस आते हैं मैग्नीट्यूड को समझने के लिए। ये कितना था, 2, और ये कितना था, -2, है ना? अगर मैं ये साइड निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूं? सुना हो बचपन में पाइथागोरस थ्योरम, वही लगा। तो क्या बन जाएगा, रूट में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कितना बन जाएगा ये, रूट में 4 + 4 विच इज रूट में 8। तो यहां से यहां तक पहुंचने का क्या मैं कोई जनरल फॉर्मूला बना सकता था? द आंसर इज यस। अगर कभी भी आज के बाद हमें कोई वेक्टर दिया होगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ जाए, फॉर्मूला होता है रूट में जो आई कैप के साथ है उसका स्क्वायर प्लस में जो जे कैप के साथ है स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। तो हमें तीन चीजें पता लग गई। अगर आज के बाद मैं रैंडमली तुम्हें कोई भी वेक्टर दे देता, लेटर से आर वेक्टर, 1 आई कैप 1 जे कैप, तो अगर मैंने कह दिया इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, कैसे निकाल लो? मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ निकाल। रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी आई कैप के साथ है जो भी जे कैप के साथ है, कितना बन जाएगा, √2। आ भी गया। और अगर मैं तुम्हें कहता
यूनिट वेक्टर भी निकाल लो। तो कैसे निकाल, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला बताया अभी, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, 1i कैप 1j कैप, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना आया अभी, √2। आंसर आ गया। ऐसे निकालते हैं। अगर कोई भी वेक्टर दिया हो तो हम उसका आज के बाद मैग्नीट्यूड भी निकाल पाएंगे और डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर भी निकाल पाएंगे। लेकिन क्या होता अगर इसमें k कैप भी आ जाता, तो मान लो मैंने कुछ लिखा s वेक्टर, नाम तो मैं कुछ भी दे सकता, 1i कैप 2j कैप 3k कैप। अब क्या करें, तो मेथड में जीरो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं है। क्या करो, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा ये, सोचो, 9 + 4 + 1 14 हो गया। और अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना चाहता तो क्या होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, खत्म भी होगा। ऐसे करते हैं आज के बाद। तो ये ओवरऑल जितना भी मैंने इतनी सारी चीजें वैसे बोर्ड पे लिख दी हैं, अगर मैं तुम्हें कंक्लूजन बताना चाहूं तो किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और अगर हमें किसी भी वेक्टर को लिखना है एक्स वाई एक्सिस पे, तो लिखने का क्या तरीका होता है, जो भी एक्स एक्सिस की तरफ होगा उसके साथ आई कैप, ये रहा, वाई वाले के साथ जे कैप, और जेड वाले के साथ के कैप। तुमने बचपन में पक्का ऐसा तो कुछ पढ़ा ही होगा। अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो यहाँ कहीं पॉइंट आ गया 2,6 फॉर एग्जांपल, ऐसा किया हुआ ना, 10th क्लास में भी ग्राफ बनाते थे। लेकिन अगर मेरे को इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखूं, पहले वाला एक्स को बताता है, दूसरे वाला वाई को, तो कैसे लिखे, 2i कैप प्लस 6j कैप। अब ध्यान से सोच के बताना, क्या इस 2 और 6 को प्लस कर सकते, 2 + 6 8, नहीं कर सकते हैं, इनमें आपस में कोई लेना देना नहीं है। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और 6 रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, आपस में कोई लेना देना नहीं है इनका। लेकिन अगर ऐसा होता तो 2i कैप 6j कैप -4j कैप। अभी क्या मैं इस 4 और 6 को माइनस कर सकता था, हाँ इस बार कर सकते हैं। j वाले में j को कर सकते हो, i में i को, k में k को, आपस में नहीं कर सकते। दैट वाज द मेन कंक्लूजन। यहां तक क्लियर। अगर मैं तुमसे पूछूं 2 + 2 कितना होता है, बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, कितना होता है, 2 + 2 4 होता है ना। वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, बस वेक्टर में 2 + 2 काफी सारे पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं, वही मैं नेक्स्ट बताने वाला। एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इसका नाम। इसका मतलब है अगर हमें दो वेक्टर को प्लस करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को प्लस करने के लिए, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा दूसरा वेक्टर, जरूरी नहीं है ये हमेशा सेम ही डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में हुए दो वेक्टर तो 5 न्यूटन + 5 न्यूटन कितना होता है, 10 न्यूटन। सिंपल, सेम डायरेक्शन में प्लस कर दो, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हुई तो उल्टी डायरेक्शन में माइनस कर दो। किस में से किसको माइनस करें, ये रहा ए और ये रहा बी, ए में से बी को माइनस करें या बी में से ए को माइनस करें, तो ये तो कंफ्यूजन हो गई ना। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो हमेशा। इसको मैथमेटिक्स में ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको मॉड्यूलस बी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस। लेकिन क्या होगा अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, लेट अस से ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है बी वेक्टर, तो कैसे करें, किसी एंगल थीटा। इस बार ना तो हम सिंपल प्लस कर सकते हैं, ना हम सिंपल माइनस कर सकते हैं, इसीलिए हम एक न्यू चीज सीखनी होगी जिसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा रिजल्टेंट, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, और इनका जो भी आंसर आता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो याद रखना, रिजल्टेंट वर्ड कोई न्यू चीज नहीं है, इसका मतलब होता है सम ऑफ 2 वेक्टर। दो वेक्टर के एडिशन को हमने एक नाम दे दिया रिजल्टेंट। दूसरी बात समझते हैं, ये वेक्टर की जो एडिशन है थोड़ी सी अजीब होती है। यहाँ पे दो रूल्स होते हैं अपने पास, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसे हम कभी कभी हेड टेल मेथड भी बोलते हैं, बताता हूं क्या है ये, और दूसरा अपने पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। देखो, अगर हमारे पास, और इसे हेड हेड या फिर टेल टेल मेथड भी बोल। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। वेक्टर्स में सबसे अच्छी बात होती है कि हम वेक्टर्स को ना शिफ्ट करते हैं। मैं इस वेक्टर को अगर बड़ा छोटा ना करूं और मैं इसको टिल्ट ना करूं, इसके एंगल को ना चेंज करूं, तो इसको कहीं भी शिफ्ट, कहने का मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एग्जैक्टली सेम। इस वेक्टर को उठा के मैं यहां भी रख सकता, ये भी सेम है ना। तो मैंने इसकी डायरेक्शन को बदला, इधर ही तो जाना चाह रहे हैं सारे के सारे, है ना मैंने इसको छोटा बड़ा करा। इस वेक्टर को मैं यहां भी रख सकता था अपनी मर्जी से, और कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूं। बस ना तो इसकी लेंथ चेंज होनी चाहिए, ना ही इसका एंगल चेंज होना चाहिए। दो कंडीशंस वो ध्यान रखनी होगी, इसी का ही हम यूज करने वाले हैं। उससे पहले ये जो पीछे है ना, ये है टेल, और ये जो आगे है इसका फेस, इसे बोलते हैं हेड। इस चीज का ध्यान रखना होगा। आज के बाद अगर कभी भी कोई दो वेक्टर हुए
हुए, लेट अस से ये ए है और ये बी है, तो ये मेथड क्या कहता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, कि हमें क्या करना है, हेड से टेल को ज्वाइन करना है। वेक्टर को उठा, ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका टेल, इसमें ये रहा हेड, ये रहा टेल। क्या अभी हेड से टेल ज्वाइन हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी का यूज करता हूं। तो मैंने जैसे इसको शिफ्ट करके यहां रखा, याद रखना ना तो इसको बड़ा छोटा करना है, ना ही इसको टिल्ट करना है किसी भी डायरेक्शन, एंगल भी चेंज नहीं कर सकते, वैसे शिफ्टिंग करते हो। मैं इसे उठा के यहां भी रख, बट अभी हमारे काम के यहां है। ये रहा इसका टेल, ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका हेड, ये रही इसकी टेल। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, कैसा मेथड है जिसमें हेड और टेल को ज्वाइन करते हैं, कर दिया मैंने, एक का हेड और एक की टेल को ज्वाइन कर दिया। सेम काम मैं कर सकता था, और अगर इसे यहां पे नहीं करना था मुझे, तो मैं इस ए को भी ऊपर शिफ्ट कर सकता। अभी भी तो ए की टेल और बी का हेड दोनों साथ में है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर फर्स्ट टाइम समझ रहे हो, बट फिर भी एक कोशिश कर सकते हैं कि अगर हमें कभी भी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, शिफ्टिंग क्योंकि अलाउड है वेक्टर में, तो एक वेक्टर को शिफ्ट करके हम आगे रखते हैं सच दैट एक का हेड और दूसरे की टेल आपस में ज्वाइन हो जाए। और अगर मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को मिला दूं, ये जो आर यहां पे दिखाई दे रहा है, इसे ही हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जो मैं इतनी देर से लिख रहा हूं, ये है आर। हमारा रह गया एक टास्क कि इस आर की वैल्यू निकालनी है, कि कैसे निकाल। छोटा सा डेरिवेशन आ रहा है, उसके बाद थोड़ा एक और इंटरेस्टिंग तो थोड़ी मैथमेटिक्स झेलनी होगी अभी के लिए। अगर ये एंगल थीटा है तो कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा। इसे क्या एंगल बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम ही तो है ना, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। इस बी को यहाँ छोटा सा लिख रहा हूं। इस वाली बेस को थोड़ी देर के लिए मैं मानने वाला हूं एक्स, और इसको, ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं, अगर इसमें से मैं कॉस थीटा लगाऊं तो क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या दिख रही है इसमें? बेस एक्स और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी कॉस थीटा। ऐसे ही अगर इस ट्राइंगल में से साइन थीटा निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? y बाय बी। तो y क्या आ जाएगा? b साइन थीटा। कहने का मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता था? x की जगह b cos थीटा, और मैं y की जगह क्या लिख सकता था? b साइन थीटा। समझ आ रहा है? क्या तुम लोगों को एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला बड़ा सा? इसमें से अगर मैं r निकालना चाहता हूं तो क्या करूं? राइट एंगल ट्राइंगल में तो एक ही चीज लगाई जा सकती है, विच इज पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस कितनी है इसकी? इतनी a थी और इतनी b cos थीटा, तो टोटल कितनी हो जाएगी? a प्लस b cos थीटा। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। सुना है ऐसा फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बस b की जगह ये पूरा। ऐसी अगली टर्म क्या बन जाएगी? b स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्या तुम इन दो टर्म्स को एनालाइज कर पा रहे हो? अगर इन दोनों में से मैंने b स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 10th में पढ़ा होगा, कितना होता है? 1 होता है ना। तो बन गया a स्क्वायर, यहां से क्या बचा? b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या ये भी पता है हमें स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या होगा? अंडर रूट बन जाए। एंड दिस इज द फॉर्मूला। बड़ी मेहनत लगी है यहां तक पहुंचने के लिए, मैथमेटिक्स सीखनी पड़ी, बट इट वाज वर्थ इट। आज के बाद सेम डायरेक्शन होएगी, वेक्टर को प्लस कर दो। 2 + 3 कितना होता है? 5। अगर ऐसे होगा 2 और 2, यहां भी 2 का फोर्स लग रहा है, यहां भी 2 का, तो 4 या 0 0, उल्टी डायरेक्शन में माइनस। ऐसे होंगे तो अगर ये 2 है, ये 2 है, अब ना तो सिंपल प्लस कर सकते हैं ना हम माइनस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लगाएं, बताऊं आंसर क्या आएगा 2 और 2 का? इसका मतलब अगर एक चेयर है ये वाली, मैंने इसमें आगे की तरफ फोर्स लगाया 2 न्यूटन और किसी ने इधर से लगाया 2 न्यूटन, तो आंसर क्या आएगा देखते हैं, और कहां जाएगी ये कुर्सी वो भी देखना है। हाँ ये रहा। तो फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू, ये A है ये B है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसी को भी a और b मान सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2ab cos, कितने डिग्री दिख रहा है? 90 का सिंबल होता है, तो किसी को cos 90 याद है? 0, तो ये तो पूरा ही गया है ना। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल कितना आ गया? 8। अगर इसके फैक्टर बना लोगे ना तो ये बनेगा 2√2। कितना अजीब सा था। अगर तुमने दो फोर्सेस लगाए 2 और 2 के, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90, तो आंसर आएगा 2√2। और जो इसका फाइनल रिजल्टेंट आएगा इस तरह, मतलब अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं आगे, कोई फोर्स लगा रहा है इधर, तो चेयर कहां जाएगी? मेरी वाली डायरेक्शन में जहां मैं लगाना चाह रहा हूं, या फिर इसकी वाली डायरेक्शन? यहां जाएगी चेयर, बीच में कहीं। समझ गए? इस डायरेक्शन। अगर कोई ऊपर की तरफ
तरफ फोर्स लगा रहा है, कोई इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, चेयर ना तो ऊपर जाएगी ना राइट साइड, बीच में जाने वाली। ये मतलब होता है। अगर आज के बाद मैं तुमसे पूछ लेता कि 2+2 कितना हो, बता पाओगे आंसर? वेक्टर्स में डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि वो सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 90 डिग्री के एंगल पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री पे है, किस पे एंगल पे, वो भी तो पता होना चाहिए। समझ गए? उस पर डिपेंड करेंगी चीजें। इससे पहले कि मैंने ट्राइंगल ऑफ एडिशन में एक बार फिर से फाइनल समराइजेशन, अगर एक वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, थीटा एंगल है, क्या करना होता है? पहला टास्क शिफ्टिंग। एक ये किसी भी एक को उठाओ, मैं बी को उठा रहा हूं, यहां लाके रख दो। नेक्स्ट स्टेप, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट ज्वाइन करा, खत्म। यही था, दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ। इसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो। अभी के लिए प्रूफ भी आ जाता है वैसे क्लास में बट अगर फॉर्मूला याद रखोगे बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी चीजें। काफी सारे चैप्टर में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज होता। तो ट्राइंगल लॉ में समझे, दो वेक्टर दिए हुए थे, किसी भी एक को शिफ्ट किया, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन, और हमारा खत्म हो गया आर। आर आ गया। एक होता है पैरेललोग्राम लो, उसका कोई प्रूफ नहीं कराने वाला, यही है उसका भी फॉर्मूला, बस डायग्राम में थोड़ा चेंज। फिर से अगर ये रहा ए, ये रहा बी, क्या कर सकता हूं? शिफ्टिंग ही तो कर सकता हूं, एक ही तो चीज आती है। बी को यहां शिफ्ट कर दो। अच्छा एक बात बताओ, क्या जरूरी है सिर्फ मैं बी को ही शिफ्ट कर सकता था? नहीं ना, ए को भी शिफ्ट कर सकता है, उसको ऊपर कर दो। कोई बता सकता है ये कैसी शेप? ऐसी शेप जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। और ये जो हमारे पास आया है ना, इसे क्या बोलेंगे? फिर से बताना, इसमें रिजल्टेंट में और इस रिजल्टेंट में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है इस वाले रिजल्टेंट में और उसमें। बस यहाँ पे हमें ट्राइंगल जैसी शेप दिखाई दे रही है, और वहां कैसी शेप है? यहाँ पैरेललोग्राम जैसी शेप है। इतना सा ही फर्क। अगर मैं तुमसे पूछूं आर का फॉर्मूला बताओ, तो सेम ही है, वो रहा आर इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा सा भी समझ आया क्या? अगर इसमें से 50% भी समझ आ रहा है, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो, बढ़िया है अचीवमेंट तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर से नोट्स वीडियो में से ही बना लेना उससे पहले। अब एक न्यू चीज नहीं करा रहा हूं, सिर्फ नाम लिख रहा हूं न्यू। करेंगे ऐसे ही जैसा अभी कर रहे थे। मान लो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी, मुझे इस बार एडिशन ना करके सब्ट्रैक्शन करनी है, ए माइनस बी निकालना है। तो वो कैसे निकालने, वो सोचना है। क्या तुम लोग बता सकते हो मैं ए माइनस बी को ऐसे लिख सकता हूं? कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही तो होता है। फिर से यहाँ लिख। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी है इस डायरेक्शन में तो माइनस बी कहां होगा? अगर ये रहा आई कैप, अभी अभी बताया था ना, तो माइनस आई कैप, माइनस आई कैप कहां होता है? उल्टी डायरेक्शन। ऐसे ही अगर बी यहां है तो माइनस बी कहां होगा? इसको थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, माइनस बी इसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में होगा। थोड़ी देर के लिए ना भूल जाओ कि इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है? और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, जैसे अभी कर रहे थे ना शिफ्टिंग हम इतनी देर से, वही शिफ्टिंग दोबारा कर देते। और स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये क्या होता था? रिजल्टेंट, जिसे हम आर लिख रहे थे। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही चीज आई, बस इसका नाम मैं पी दे रहा। हमने शिफ्ट किसे किया है? बी को। और ये जो स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इसका नाम इस बार बस मैंने पी दिया है। होता क्या था? ए प्लस दूसरे वाला वेक्टर विच इज माइनस बी। तो ए माइनस बी कोई अलग चीज नहीं आई हमारे पास, सिर्फ फर्क इतना सा ही आया कि हमने यहां, मैंने गलती से ए लिख दिया जबकि यहां पे बी होना चाहिए। बी को जस्ट मैंने फ्लिप किया और वही वाले मेथड पे आ गया जो अभी तक कर रहा था। तुम यहां से भी सोच के देख सकते हो कि क्या होता अगर ये माइनस बी हो, कुछ भी फर्क ना आता। मैं इस वाले माइनस बी को उठा के यहां पे शिफ्ट कर देता और वही वाला रूल लगा देता। बस आर इज इक्वल टू, इस बार ए प्लस बी की जगह क्या आ जाता? ए प्लस माइनस। बस बी की जगह माइनस बी ही तो लिखा है, और कुछ भी चेंज नहीं है, जीरो चेंज। तो अगर मैं इसका फाइनल फॉर्मूला बताना चाहूं, प्रूफ नहीं कराने वाला, जैसे वहां आर का फॉर्मूला आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो वेक्टर को प्लस करो तो वो रहा तरीका, दो वेक्टर को माइनस करना हो तो ये रहा तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस खत्म। इतना सा ही, समझ गए? एडिशन ऑफ वेक्टर का ये फॉर्मूला याद रख लो, अपना काम चल जाएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का वो फॉर्मूला याद रख लो, अपना काम उससे हो जाए। कभी कभी नोटेशंस बस मुश्किल हो जाती है समझनी, सिंबल बस बता रहा हूं और कुछ भी नहीं। एडिशन ऑफ वेक्टर में कभी भी किसी दो वेक्टर का एडिशन निकालना हो, दिस इज द सिंबल, और कुछ भी न्यू नहीं बता रहा, पिछले वाला ही है। ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्शन निकालना हो तो a माइनस बी रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो डिफरेंस, बस मैंने सिंबल बताए हैं ये लिख। एंड फाइनली बढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन की तरफ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। अब यहाँ पे ना मल्टीप्लीकेशन दो तरह की होती है, एक होता है अपने पास डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब फिजिक्स में सोच के देखो,
अगर तुमने ए डॉट बी लिखा है तो उसका कुछ और मतलब, और अगर तुम लोगों ने ए क्रॉस बी लिखा है तो उसका कंप्लीटली कुछ अलग मतलब है। दो तरह की मल्टीप्लीकेशन होती है जिसको सीखने वाले मैक्सिमम लोग इसी का ही वेट कर रहे थे ना, फाइनली पहुंच चुके हैं वहां तक। पहले डॉट प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। कभी भी किसी दो चीजों को, स्पेशली नंबर्स को, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब वो सेम डायरेक्शन में हो। 2 into 3 तभी हो सकता है जब वो इस लाइन पे हो, ये रहा 2 ये रहा, तभी 6 हो पाएगा। लेकिन अगर मान लो ये रहा 2 ये रहा 3, तो क्या 2 into 3 6 कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। इस पे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज यहाँ साइड में बता देता हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अगर कभी भी हमारे पास कोई वेक्टर है, याद रखना, अगर कभी भी कोई वेक्टर है हमारे पास, उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना हो, तुम लोग क्यों आए हो? वीडियो देते देता तुम्हें कुछ भी बुक में यही लिखा, तो मेरे को यही लिखवाने पड़ रहे हैं ना। आर का मतलब भी रिजल्टेंट, पी का मतलब भी रिजल्टेंट, आर प्लस के लिए पी माइनस, इतना ही फर्क। और किसी को यहाँ तक कुछ पूछना हो? मैंने तो काफी सारी इंफॉर्मेशन थ्रो कर दी, क्योंकि मेरे को एक दिन में पूरा वेक्टर कराना है, जिसको मैंने 5 दिन में कराया था, इसीलिए इतनी स्पीड है, वरना बहुत स्लो कराता हूँ। पूछना किसी को कुछ? अगर कभी भी हमारे पास कोई वेक्टर है रैंडम डायरेक्शन में, ना तो वह एक्स की तरफ है ना ही वो वाई की तरफ, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। वो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं ये वेक्टर है जिसकी लेंथ है ए, मैग्नीट्यूड बताया था ना अभी अभी, फिर से इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। अभी अभी किया था ये काम तो हमने। कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? ए कोस थीटा। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं ए कोस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से y आ जाएगा a sin थीटा। अगर ये है a sin थीटा तो बता सकते हो ये कितना है? ये भी a sin थीटा है, लेंथ ही तो है। तो मैं किसी भी वेक्टर को 2 पार्ट्स में कैसे ब्रेक कर सकता हूं? अब मैं बता सकता हूं कि अगर कभी भी तुम्हें एक वेक्टर दे रखा हो a, ना तो वो x की तरफ है ना y की तरफ, अगर पहले ही ऐसे हो तो मैं ना करता उसको कुछ। जब भी कोई ऐसा वेक्टर दे रखा हो टेढ़ा सा, तो मैं उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं। एक यहां पे कितना आएगा? इस a का यहां पे थीटा के साथ में क्या आता है? a cos थीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं a cos थीटा, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर यहां कितना लिख सकता हूं? a sin। ये हमारे काम आएगा इसमें डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए सिखाया जा रहा है। किसी भी एक वेक्टर को 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखा जा सकता है। थीटा के साथ वाला हमेशा क्या होगा? cos, और उसके परपेंडिकुलर वाला sin। हमेशा यूज करके दिखाता हूं। अभी अभी मैंने बताया दो किसी भी चीज को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब वो सेम डायरेक्शन में हो। मान लो ये रहा a, ये रहा b, और ये रहा इनके बीच में एंगल। क्या हम a और b को मल्टीप्लाई कर सकते? अभी फिलहाल के लिए नहीं कर पाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में है। तो मेरे को किसी तरीके से ना इसको यहां लाना पड़ेगा। कैसे लाएं? अभी अभी बताया था, वेक्टर को तोड़ा जा सकता है 2 पार्ट में। यहां कितना आ जाएगा? b cos थीटा, और यहां कितना आएगा? b sin थीटा। जस्ट इसकी शैडो बनानी है तुम्हें नीचे यहां, और जस्ट इसकी यहां भी शैडो बना दो। थीटा के साथ में जो होता है वो cos, और उसके परपेंडिकुलर वाला sin। क्या अब इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? a और b cos थीटा को मल्टीप्लाई करा जा सकता है, और इसका सिंबल होगा a डॉट b। एंड फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, a डॉट b क्या होता है? ए बी cos थीटा। अगर मैं तुमसे पूछता i डॉट i कितना होता है? ध्यान से करेंगे। बाय द वे ये दो मैंने लिखे हुए हैं वेक्टर, और ये ए बी क्या है? इसके ऊपर तो एरो लगा हुआ है ना, तो ये वेक्टर है। अगर जिसके ऊपर एरो नहीं लगा होता उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। करने की कोशिश करते हैं। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। अभी अभी बताया था ना, जिसके भी ऊपर कैप लगा हो। इसका मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आई कैप का मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, मैग्नीट्यूड। फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस कितने डिग्री? आई की डायरेक्शन क्या है? आई किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? एक्स एक्सिस। और दूसरा आई वो भी एक्स, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना है दोनों? 0 डिग्री। जब भी कोई सेम डायरेक्शन में हो तो उनमें एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। यही कहीं मुझे लिख देना चाहिए। ये रहा एक वेक्टर, ये रहा दूसरा है। 0 डिग्री मतलब उसे बोलते हैं पैरेलल। क्या होता है अगर उल्टी डायरेक्शन में हो तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। कभी थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक चीज बताता हूँ, वरना सो जाओगे तुम लोग, है ना। क्या होता है? तो फिर ना आते ना बेटे, बोर हो रहे हो तो फिर ना, वही तो कह रहा हूँ ना। मैंने कहा ही नहीं था किसी को कंपलसरी आओ, जो मैं नेक्स्ट बताने वाला था वो नहीं बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। कॉस 0 कितना होता है? 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है? 1। और इस आई कैप का भी मैग्नीट्यूड, तो टोटल आंसर कितना आया? 1 ही। क्या तुम लोग बता सकते हो जे कैप डॉट जे कैप उस हिसाब से कितना है? फिर से 1 ही आ जाएगा ना, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। नोटबुक पेन निकाल लो, क्योंकि बाकी काम तुम लोगों का है। के डॉट के निकालना है, आई डॉट जे निकालना है, जे डॉट के और के डॉट आई, ये सारे तुम्हें खुद से निकाल दो और बताना है कि इनका आंसर क्या है। ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक है, वरना मैं करा दूंगा कैसे वाला, लेकिन अभी सीखना भी है ना। के डॉट के पहले निकाल लो
तो आसान सही है, k का मैग्नीट्यूड और cos 0 डिग्री। और तुम लोगों को पक्का समझ आ रहा है मैं 0 0 0 डिग्री क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सेम ही तो डायरेक्शन है। ऐसे ही बाकी भी सोचो, बस आंसर मत बोलना क्योंकि खुद तो तुमने किया हुआ है पहले। I डॉट जे, ध्यान से कर लो, मिस्टेक कर रही हो। दिमाग लगाओ और सोचो, आई कैप और जे कैप, एक्स और वाई एक्सिस, कितना एंगल होता है उनके बीच में? ये है आई कैप की डायरेक्शन, ये है जे कैप की डायरेक्शन, एंगल कितना है? 90। और अभी कुछ देर पहले बताया था cos 90 0 होता है, तो आंसर 0 आएगा। ऐसे ही सोचो जे डॉट के, जेड एक्सिस पता है कहां होती है? बोर्ड के बाहर। एक्स और वाई है, इसको बता सकते हो कितना एंगल हो? फिर से 90 है ना, 0 और लास्ट वाला भी कितना आएगा? cos 90 की वजह से 0। अब बार बार तो सॉल्व हमें नहीं करना है, इसलिए एक जगह पे ना इसको लिख लेते हैं। समझ भी आया है कि क्यों 0 आ रहा है? अगर तो कभी भी हमारे पास सेम यूनिट वेक्टर हुए, आई डॉट आई, जे डॉट जे या के डॉट के, तो आंसर कितना आता है? 1। और अगर अलग अलग हुए तो 0। ध्यान रख, एक बार सॉल्व कर लिया है उसके बाद तो इसको याद किया जा सकता। कोई बता सकता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या ये भी 1 होगा? जैसे ए कैप, अगर मैं ऐसा लिखता ए कैप डॉट ए कैप, तो आंसर पता कितना आता? 1। सेम वाले कैप वाले जो होते हैं उनका आंसर हमेशा 1 आता। लेकिन सेम वेक्टर हो तो क्या होगा वो सोचते हैं। यहां से सोचते क्या फॉर्मूला होता है ए डॉट बी का? तो यहां से ए बी की जगह बस क्या है? ए, और दूसरे वाला भी ए कॉस समथिंग डिग्री। अगर ये है ए वेक्टर तो दूसरा कहां होगा? दूसरा भी यही होगा। तो दोनों में एंगल कितना दिख रहा है? कितना बनेगा? cos 0 1 a इंटू ए। तुम्हें पता है तुम इसको तो ए स्क्वायर लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात थी। क्या तुम बता सकते हो अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो उसका क्या कंक्लूजन है? क्या मतलब? और कुछ देखना है, यहां से देखना। आई डॉट जे 0 था, क्यों? 90 डिग्री की वजह से, क्योंकि वो परपेंडिकुलर थे। तो आज के बाद किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? कि A इज परपेंडिकुलर टू B, दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, तभी उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है। समझ गए? जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ तभी आएगा। 2 आई कैप 3 जे कैप और B दे रखा है 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप, निकालना है A डॉट B। साथ में करके देखते हैं क्वेश्चन। नंबर तो सिंपल मल्टीप्लाई होता, इसका मतलब इंटू 1 कितना होएगा? 2। लेकिन आई डॉट आई कितना होता है? अभी बताया था, आई डॉट आई कितना होता है? 1। फिर 2 माइनस 2 है यहाँ पे और यहाँ पे -2 तो 4। आई डॉट जे कितना होता है? आई डॉट जे 0। ऐसे ही 3 इंटू 1 कितना होता है? 3। और जे डॉट आई डॉट जे कर लो या जे डॉट आई, अलग अलग वाले क्या होते हैं? 0। और लास्ट रह गया 3 इंटू -2 -6। जे डॉट जे क्या होता है? आंसर कितना बन रहा है? 1 तो नहीं है मेरे ख्याल से आंसर, -4 आ रहा है क्योंकि ये भी 0 ये भी 0। 2 -6 कितना होता है? -4। एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखो, कर पा रहे हो खुद? ये रहा क्वेश्चन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और कुछ नहीं। बस ये सोचना सेम वाले 1, ऑपोजिट वाले 0, मतलब अलग अलग 0। किसने पूछा था? जिन्होंने नहीं किया उनको करने दो। एक्स्ट्रा बैच में बुलाने वाले लायक बच्चे तुम हो नहीं, है ना? चलो देखो, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। आई डॉट आई कितना होता है? 1। लेकिन अब हम थोड़ा सा तेज भी कर सकते। इस टर्म को इससे करता तो क्या आता? 0। आई को के से करता तो आंसर कितना आता? तो 2 तो 0 ही आता, क्यों ही लिखें बार बार। फिर जे को मैं आई से करता तो कितना आता? 0। लेकिन जब मैं जे को जे से करता तो 1 आता, मतलब -3। फिर जे को के से करते तो, अब मैं के को आई से करूंगा तो 0, के को जे से करूंगा तो 0, लेकिन के को के से करूंगा तो कितना बनेगा आंसर? 8 से 8 कटा, आंसर -3। बिल्कुल समझ आया? ऐसे करते हैं वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट। एक और चीज रह गई है, उसको करने से पहले बस एक चीज और बताता हूं। कभी भी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो हमेशा उसका आंसर एक नंबर आता, नंबर का मतलब स्केलर। इसलिए डॉट प्रोडक्ट देखो, जैसे इसमें भी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, आंसर क्या आ रहा है? एक नंबर या स्केलर। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, मतलब इसका आंसर क्या आता है? एक नंबर। इसलिए फाइनल चीज करने वाले हैं आज की, विच इज वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। समझते हैं इसमें क्या अलग। ए डॉट बी क्या था अभी वैसे बाय द वे? ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला था? ए बी कॉस थीटा। ऐसे ही ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, वैसे ही ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा ए बी साइन थीटा। इस बार एक अलग चीज भी है हमारे पास, एन कैप। बताता हूं ये एन कैप क्या होता, बट दिस इज द फॉर्मूला। अगर ये रहा हमारे पास एक वेक्टर ए, ये रहा एक वेक्टर बी, तो ये डॉट प्रोडक्ट जैसा साधारण चीज नहीं है। इस बार डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते? तुमने शायद राइट हैंड थंब रूल सुना होगा अपनी 10th क्लास, वैसे ही होता है सब। ए की तरफ पहले ए लिखा है ना, ए की तरफ फिंगर को रखना है,
रख दिया। और कहाँ घुमाना होता है फिंगर को, बी की तरफ, बी कहाँ है, इधर की तरफ, तो बी की तरफ कर्ल किया, थंब कहाँ आ रहा है, आउटसाइड, तो ये जो एन कैप है ये कहाँ है, ये बाहर की तरफ, समझ गए। अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D में बनाने की कोशिश करूं, कोशिश ही कर रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बन पाए, ये रहा अगर ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, तो बता सकते हो इसका आंसर कहाँ आएगा, वो एन कैप। ए पे फिंगर, राइट हैंड, ए पे फिंगर रखी, बी की तरफ घुमाई, थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर, ये है डायरेक्शन एन कैप की, या फिर ए क्रॉस बी। अगर तुम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो ए क्रॉस बी जो आंसर आता है वो कहां चला जाता, थर्ड डायमेंशन। अगर इस ब्लैक बोर्ड पे ये रहा ए, ये रहा बी, तुमने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इनका, तो ए क्रॉस बी आंसर कहां आएगा, बोर्ड के बाहर आ जाए, समझ गए, थर्ड डायमेंशन में पहुंच जाएंगे। अगर मैं बी क्रॉस ए करता तो कहा, इसमें बता, बी की तरफ फिंगर, ए की तरफ घुमानी, नहीं घुमा पा रहे हैं ना, अब एक क्वेश्चन के लिए हाथ भी नहीं तोड़ पाएंगे, उल्टा करो, बी की तरफ फिंगर, ए की तरफ घुमाई, इस बार थंब कहां है, अंदर की तरफ, तो इसका मतलब है अगर ए क्रॉस बी है ऊपर तो बी क्रॉस सी कहां आएगा, डॉट प्रोडक्ट बढ़िया होता है, अगर तुम ए डॉट बी लिखोगे या फिर बी डॉट ए लिखोगे, जीरो फर्क है दोनों में, लेकिन अगर तुम ए क्रॉस बी लिखोगे या फिर बी क्रॉस ए लिखोगे तो बहुत फर्क है दोनों, डायरेक्शन उल्टी है, तो साथ में एक माइनस साइन भी आ जाता है। अगर ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे हो, बाकी तुम्हारा काम है वही, चलो निकाल, आई डॉट आई, जे डॉट जे, जैसा पहले किया था ना, मैंने डॉट लिख रहा हूं गलती से, इस बार क्रॉस निकाल, पहले ये तीन बताओ, आई क्रॉस आई, फॉर्मूला लगाओ वही वाला ऊपर लिख, ए क्रॉस बी का क्या था, ए बी साइन थीटा ना, वैसे आई साइन समथिंग डिग्री एन कैप। बता सकते हो आई और आई में कितना एंगल होगा, अरे अभी तो बताया था, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, दूसरा आई भी एक्स को, तो एंगल साइन जीरो कितना होता है, कॉस जीरो 1 था ना, साइन जीरो होता है, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल नहीं याद आधो को है ना, जीरो होता है, साइन जीरो जीरो, जिसकी वजह से सारा ही जीरो हो गया। आई डॉट आई कितना होता था, अभी बताया था, आई डॉट आई होता है 1, लेकिन आई क्रॉस आई क्या होता है, 0। ऐसे ही गैस करो जे डॉट जे क्रॉस जे क्या होता होगा, ऐसे ही के क्रॉस के भी होगा, अभी कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जीरो ही हो गया ना, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब पड़ेगी जरूरत जब हम आई क्रॉस जे निकाल लेंगे। याद रखना इस बोर्ड पे बना सकता हूं मैं एक्स वाई को, लेकिन जेड एक्सिस कहां है, बोर्ड के बाहर है। बताना इसका आंसर क्या है, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन कितने डिग्री एंगल दिख रहे हैं इनमें, 90, एन कैप मतलब वही क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, फिंगर्स कहां रख, एक्स की, आई की तरफ, पहले वाले की तरफ फिंगर रख लो, और घुमानी कहां है, जे की तरफ, वाई की तरफ, थंब कहां है, बाहर, और बाहर कौन सी एक्सिस होती है, अकेली। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, जिसके भी ऊपर कैप लगी हो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही हो, और साइन 90 भी कितना होता है, 1, आंसर आया के कैप। तुम लोगों को याद है आई डॉट जे कितना होता था, अभी बताया था, सेम वाले 1, डिफरेंट वाले 0, लेकिन यहाँ आई क्रॉस जे क्या होता है, के, अलग है ना, इसी हिसाब से बताना जे क्रॉस के, हाँ याद है इसलिए बता रहे हो, अगर डायरेक्शन पूरा सॉल्व करना होता तो, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड, साइन 90, सोच पहले जे कहाँ है, ये रही, और के कहाँ होता है, बाहर, फिंगर रखनी है इसकी तरफ, तुम अपनी नोटबुक में सोचोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, नोटबुक पे एक्स वाई एक्सिस बना लो तब सोच पाओ, ऐसे तो हाथ तोड़ लोगे अपना, बना ली नोटबुक पे एक्स वाई एक्सिस, वाई की तरफ रखना अपनी फिंगर्स, वाई एक्सिस की तरफ, और नोटबुक से बाहर लाओ फिंगर्स, कर्ल करो, थंब कहाँ है, इधर एक्स की तरफ, तो आई कैप, बाकी सारा कुछ 1, बचा क्या हमारे पास, आई कैप। इस हिसाब से अगर मैं के क्रॉस आई करता तो आंसर आ जाता जी, वो खुद से सोचना क्यों, इसकी ट्रिक भी है, देखो ट्रिक क्या है, आई क्रॉस जे क्या होता है, आंसर के, जे क्रॉस के आंसर क्या होता है, आई, और के क्रॉस आई, बस ऐसे याद है ना, साइकिल की तरह याद कर सकते। लेकिन अगर मैं करता जे क्रॉस आई, फिर क्या आंसर आता, अभी भी बताया था ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस उल्टा करोगे तो क्या फर्क आता है, माइनस साइन। तो अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा आंसर आएगा के, लेकिन जे क्रॉस आई करूंगा तो आंसर माइनस के, ऐसे ही के क्रॉस जे करता तो आंसर माइनस आई, और आई क्रॉस जे करता तो आंसर माइनस जे। अभी सही ऐसे याद रख, यही सही। अगर तो तुम यहां से जाओगे एंटी क्लॉकवाइज, आई से जे करोगे तो आंसर कितना आएगा, के, लेकिन जे क्रॉस आई उल्टा करोगे तो माइनस। मैच करके देखो, कोई भी एक रैंडम करते हैं, मुझे निकालना है के क्रॉस जे, इस डायग्राम से सोचना, पहले के पे बैठ जाओ, फिर कहां जाना है, इधर की डायरेक्शन, जाना कहां होता है, इधर, हम जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, तो आंसर आई आएगा या माइनस आई, माइनस आई, समझ गए, और क्या रहेगा, बस यही, ये था कंप्लीट वेक्टर का एक छोटा सा ओवरव्यू।